हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 12th वालों के लिए। ठीक, तो जो आज हमारी जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हमने पिछले कुछ देखा था। 2-3 दिन से क्लासें भी हमारी बंद थी, पर अब बंद नहीं होंगी। ठीक, प्रतिदिन हमारी क्लासें चलती रहीं। कुछ ही अनावश्यक कारण से हमारी क्लासें बंद थी। ठीक, तो चलिए सभी लोग, जितने लोग इस सेशन से जुड़े हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट किया करिएगा। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, हाँ भाई बोल तो दिए। अच्छा, ठीक 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 ठीक, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, उसके साथ साथ पढ़ने में भी मस्त होंगे। बस ठीक है ना। चलिए, तो चलिए हम अपने सेशन टॉपिक पर आते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है। हमने पिछली वाली कक्षा में क्या पढ़ा था, आदर्श विलयन के बारे में। क्या पढ़ा था, आदर्श विलयन के बारे में हमने पढ़ा था। और आदर्श के विलयन के बारे में हमने ये बताया था कि जो आदर्श विलयन होते हैं, जो आदर्श विलयन होते हैं, वो क्या होते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श नियम, जो आदर्श नियम होते हैं, आदर्श नियम, आदर्श विलयन होते हैं, सॉरी विलयन जो होते हैं, ये राउल्ट के नियम को, राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। ठीक, जो आदर्श विलयन होते हैं ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और यहीं पर जो अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श मतलब होता है कि अनादर्श विलयन ही है। ठीक, इसका मतलब होता है कि राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम का पालन ना करे, राउल्ट के नियम का पालन ना करे, यानी राउल्ट के नियम की बात ना माने। जैसे आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, एनडीए और इंडिया में, एनडीए और इंडिया में कुछ आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है। ठीक, कुछ बहुत ज्यादा ही चल रहा है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। राजनीति में अक्सर ऐसे होता है कि एक लोग दूसरे लोग की बात नहीं मानते हैं, और इसमें भी राजनीति हो गई है। क्या हो गई है, राजनीति ही समझ लीजिए कि राउल्ट साहब कह रहे हैं अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आप अनादर्श हो जाओगे, और अगर हमारी बात मानोगे तो आप आदर्श हो जाओगे। ठीक, आइए देखते हैं कैसे राउल्ट साहब जबरदस्ती कर रहे हैं आदर्श और अनादर्श होने के लिए, जबकि हमने आदर्श विलयन के बारे में हमने चर्चा कर रखी है पिछली वाली कक्षा में। हमें आज किस पे चर्चा करनी है, आदर्श यानी अनादर्श विलयन की चर्चा करनी है। ठीक, किसकी चर्चा करनी है, अनादर्श विलयन की। हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अगर हम अनादर्श विलयन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये दो प्रकार। पहली बात तो समझ लीजिए कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, राउल्ट का नियम मनबे नहीं करेंगे। ठीक, जो डेल्टा परिवर्तन यानी जो डेल्टा का मान आयतन का जो मान होगा वो भी सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इसमें 2 होगा तो उसमें 4 होगा। जो वायु दाब, बैरोमीटर, जो वायु दाब मापने का जो उपकरण है, बैरोमीटर के जो प्रयोग होते हैं, उसका भी मान इसमें अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो राउल्ट का नियम और बैरोमीटर का जो मान होगा सेम हो गया तो आदर्श विलयन हो जाएगा। लेकिन इसमें वो सेम नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक, तो आइए हम क्या देखते हैं, आदर्श विलयन में एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। क्या होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। पहला क्या है, धनात्मक, धनात्मक विचलन, विचलन प्रदर्शित, प्रदर्शित करने वाले, करने वाले। ठीक, पहला क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले।
अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाले। ठीक, अब देखिए प्रदर्शित करने वाले क्या है, पहला जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होंगे, दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होंगे। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक हम दोनों का मान बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से किसी चीज को समझेंगे, क्योंकि पिछली वाली कक्षा में एक दो कमेंट थे कि सर आप स्पीड में पढ़ाते हैं, तो हमने कहा स्पीड में हम नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक, तो थोड़ा स्लो ही हम पढ़ाएंगे। पहली बात, इसको ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक, इस तरफ हमारा धनात्मक विचलन होगा और उस तरफ हमारा ऋणात्मक विचलन होगा। ठीक, देखिए पहली चीज ये है कि हम राउल्ट के नियम में जो मानते थे, राउल्ट के नियम में यहां लिख दें कि P नॉट ए बराबर क्या था, यक्स ए P नॉट ये चीज इसमें कतई नहीं लागू होगी, ये चीज इसमें कतई नहीं लागू होगी। दूसरी तरफ हम क्या लिखते थे, P नॉट बी, यहां यक्स बी P नॉट बी, ये कतई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो राउल्ट के नियम का पालन करना शुरू कर देगी। ठीक, तो हमें इस चीज को विशेष ध्यान रखना। अब आदर्श में अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट अगर धनात्मक विचलन की बात करेंगे तो इसमें जो वायु दाब होगा, जैसे ए का वाष्प दाब होगा, वो क्या होगा, उनके मान से इक्वल नहीं होगा, ज्यादा होगा। पी ए, जैसे इसमें क्या लिखा है, पी नॉट बी का मतलब है बी का अकेले वाष्प दाब, बी के अकेले वाष्प, जैसे इसमें पी ए लिखा है तो इसका मतलब है ए का अकेले का वाष्प दाब है, ए अकेले का वाष्प दाब, ये किसके बराबर, ये बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा, जो इसमें आदर्श विलयन में, जैसे मान लीजिए क्या है कि इसमें दिया है, अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर यक्स ए, यहाँ पर P नॉट, ये हो जाएगा, ये रखा जाएगा। देखिए इसमें इक्वल था लेकिन इसमें ग्रेटर देन लेस लग रहा है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं तक दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे में क्या हो जाता है, P नॉट ये क्या हो जाता है, यक्स ए P नॉट ये इस तरह हो जाता है। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक में अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर इसी तरह अगर बी की बात करें, जैसे ए का अकेले का वाष्प दाब है, ये किसके बराबर है, इसका जो मोल प्रभाजक है, जो मोल यक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और जो पी अकेले का वाष्प दाब है ये ए के वाष्प दाब से क्या है, अधिक है। क्या है, ए के वाष्प दाब, देखिए ये जो पी ए है इसका मतलब पी ए मतलब ए का वाष्प दाब, और जो यक्स ए है मतलब मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज और ए का वाष्प दाब किससे अधिक है, ए के अकेले वाष्प दाब से। ठीक, इस बात को आप समझ गए। यहीं पर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए सेकंड में क्या होता है, पीवी वाष्प दाब क्या होता है, यक्स बी P नॉट ए बी के वाष्प दाब से अधिक होता है, इस तरह। ठीक, क्या है, P ए का, यानी जो इसमें P नॉट बी दिए रहा है इसका मतलब ये अकेले की बात कर रहा है, अगर नॉट बी लगा है इसका मतलब P बी के अकेले के वाष्प दाब की बात कर रहा है। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही P ए, इसमें क्या हो जाएगा, यक्स बी P नॉट बी। ठीक, इस तरह से होता है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक में अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस बात को समझ में। और दूसरी चीज, इसमें जो मान की बात करते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक की बात करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे डेल्टा एन का मान इसमें धनात्मक वाले में धनात्मक होगा और ऋणात्मक वाले में ऋणात्मक होगा। ठीक, डेल्टा एन बराबर इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वी, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस
VE, इस चीज को ध्यान रखना है इसमें, ठीक। इस चीज को इसमें ध्यान रखना है अनादर्श और आदर्श में। आप एक चीज को ऐसे सिंपल सा ध्यान रखिएगा जो कभी ना भूलने वाली चीज है कि आदर्श विलयन जो होते हैं, आदर्श विलयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो राउल्ट का नियम है उसका पालन करते हैं, लेकिन जो अनादर्श होते हैं और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। बस इतनी सी बात रखो कि अगर उसमें इक्वल लगा हो जहां पर, वहां ग्रेटर द लेस लगा होना चाहिए। बहुविकल्पीय में आता है, ऑब्जेक्टिव में आप आराम से अपने दिमाग का यूज करके लगा सकते हैं कि अगर इक्वल कहीं इस तरह समीकरण में दिया है और आदर्श और अनादर्श पूछ रहा है तो उसमें आप ग्रेटर द लेस को देखिए, कौन बड़ा है कौन छोटा, और जिसमें बड़ा छोटा कम ज्यादा दिख जाए उसको आप टिक मार दीजिए, ठीक। चलिए चलिए तो हटाएं, फिर यहां तक बात समझ में आई। अगर आदर्श और अनादर्श समझ में आ गया हो तो हटाएं, फिर हम देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के उदाहरण, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग और हम हटा रहे हैं। हाँ ये बुक में है, ये बुक में आपको आसानी से मिल भी जाएगी, ठीक। चलिए हम क्या देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं आदर्श विलयन के। क्या देखते हैं, आदर्श विलयन के, आदर्श विलयन के उदाहरण। उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे पास बेंजीन और टाइलून है। क्या है, बेंजीन और टाइलून, बेंजीन प्लस में क्या है, टाइलून, टायुलीन, टायुलीन है, ठीक, टायुलीन है, ठीक, टायुलीन है ना, यही है, टाइलून ही है, ठीक, टाइलून, अरे यार टोइलून, टोइलीन, बेंजीन और जो टोइलीन है, टोइलीन ईन है, टोइलीन ईन ही होगा, ठीक। अब देखिए इसमें अगर बेंजीन और टोइलीन की बात करें तो बेंजीन में क्या होते हैं, 6 शाखाएं होती हैं, बेंजीन में 6 शाखाएं होती हैं। जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें C6H6 यही होता है ना, उसके बाद क्या होता है, उस C6H6 होता है बेंजीन में, बेंजीन में C6H6 होता है, लेकिन यहीं पर CH3 हो जाता है, किसमें, टाइलून में, C6H6 और CH3 हो जाता है। इस बात को समझ में, ये इसका सूत्र है, क्या है, ये इसका सूत्र है कि जो बेंजीन में होता है C6H6 होता है और C6H6 होता है, और अगर टाइलून की बात करें C6H5 H5 और CH3 होता है। इसकी अगर संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है बेंजीन की, ठीक, ऐसे। अगर हम टाइलून की संरचना की बात करें तो टाइलून ऐसे कुछ बनता है, CH3, ठीक, ये टाइलून है और ये बेंजीन है। इसमें संरचना में कुछ ऐसे बनता है। अगर ऐसी संरचना दिख जाए तो क्या होगी, आदर्श विलयन होगी। क्या होगी, आदर्श विलयन होगी, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जो बेंजीन और टाइलून है इसके आदर्श विलयन की संरचना ऐसे बनती है, ठीक। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं। चलिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर उदाहरण हम दूसरा देखें, जैसे क्लोरोएथेन और क्लोरोप्रोपेन होता है, या क्लोरोब्रोमेन, क्या है, क्लोरोमेथेन है ना, क्लोरोमेथेन ही है, हाँ क्लोरोएथेन, एथेन प्लस में क्लोरोब्रोमेन, क्लोरोब्रोमेन, ठीक। अब देखिए अगर इसकी हम संरचना की बात करें, जो क्लोरोमेथेन है, क्लोरोब्रोमेन है, तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें अंतर सिर्फ यही है कि Cl और Br लग गया है। जैसे इसमें क्या होता है, क्लोरोएथेन की बात करें या क्लोरोब्रोमीन की बात करें तो C6H5 होता है, क्या होता है, C2H5 होता है। इसमें की बात करें, क्लोरोएथेन की बात करें, C2
H5Cl होता है। इसकी अगर हम बात करें तो C2H5Br होता है, ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। इसमें देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है एकदम सेम है, क्लोरोएथेन और क्लोरोबेनेन। लगभग अणु क्या है, लगभग अणु भार क्या है, बराबर है। क्या है, लगभग अणु भार क्या है, दोनों के बराबर हैं। लगभग अणु भार बराबर है, अणु भार बराबर हैं। ठीक, और हम आदर्श विलयन में देख रहे हैं, आदर्श विलयन में क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बराबर होने चाहिए। हम आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं तो सेम होने चाहिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि क्लोरोएथेन और क्लोरोब्रोमेन एक दूसरे के लगभग अणु भार क्या है, बराबर ही हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहीं पर हम अनादर्श विलयन की बात करें, किसकी, अनादर्श विलयन की बात करें, किसकी, अनादर्श विलयन की, या धनात्मक विचलन के उदाहरण लिख लेते हैं। धनात्मक अनादर्श विलयन। ठीक, इसमें धनात्मक विचलन के उदाहरण। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हम अब किसकी चर्चा करने वाले हैं, यहां तक बात समझ में आई, धनात्मक विचलन के उदाहरण। इसमें बात समझ में आई। देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, आकर्षण बल कम लगना चाहिए। अगर आकर्षण बल कमजोर है तो दबाव क्या होता है, अधिक होता है। अगर आकर्षण बल कमजोर है तो क्या होता है, जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है। इसमें अगर आकर्षण बल ए बी के बीच में, ठीक, बीच में क्या होना चाहिए, अगर आकर्षण बल कमजोर है, आकर्षण बल कमजोर है, तब क्या होगा, अगर आकर्षण बल कमजोर है तो वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि वाष्प दाब, अगर देखिए धनात्मक विचलन के उदाहरण में अगर ए बी के बीच आकर्षण बल कमजोर है तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, बेंजीन को H2O के साथ अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, बंध कमजोर होता है। क्या होता है, बंध कमजोर होता है ना। बेंजीन प्लस H2O के साथ H बंध जो होता है वो कमजोर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, C6H6 बेंजीन होता है। अगर इसको हम क्या करें प्लस H2O के साथ, ये क्या है, बेंजीन। ठीक, H2O के साथ अगर हम बंध बनाएं तो ए बी में क्या होगा, कमजोर बंध होता है। ए बी जैसे बेंजीन इसमें डाला जाएगा जल में, वो क्या होगा, आपस में टूट जाएगा। जब टूट जाएगा बंध कमजोर हो जाएगा और वाष्प दाब क्या होगी, अधिक बनेगा। ये ए है, ये बी है। ठीक, बेंजीन और H2O के बीच में क्या होता है, आपस में बंध कमजोर होते हैं। और बंध कमजोर होने के बाद क्या होता है, अगर बंध कमजोर हो रहा है तो वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि बंध क्या होगा, अधिक कमजोर हो, यानी वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, इस बात को आप समझें कि धनात्मक विचलन के उदाहरण में ए बी के बीच में अगर आकर्षण बल कमजोर है तो वाष्प दाब अधिक होगा। जबकि बेंजीन को अगर H2O के साथ मिक्स करोगे तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कमजोर हो जाएगी, आपस में टूट जाएंगे। क्या होंगे, आपस में टूट जाएंगे। ठीक, इस बात को समझ में आए कि आपस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक, चलिए हम दूसरा देखते हैं। इसी में आदर्श विलयन में ही हम दूसरा अनादर्श में देखते हैं। जैसे धनात्मक विचलन के उदाहरण क्या है, धनात्मक, ये तो धनात्मक था, ऋणात्मक विचलन के उदाहरण, ठीक, अगर हम इसकी बात करें इसमें क्या होता है, ये बी के बीच में, कि ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, अगर आकर्षण बल क्या इसमें कमजोर है, इसमें आकर्षण बल अधिक होगा, क्या होगा, यह तेज होगा। आकर्षण बल, आकर्षण बल
क्या होगा, इसमें कमजोर हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर धनात्मक में क्या है, ऋणात्मक में क्या है, आकर्षण बल मजबूत होना चाहिए। मजबूत हो तो क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या, क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन, क्या है, क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन। एसीटोन में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन। अब देखिए, जो क्लोरोफार्म होता है ये क्या होता है, ऐसे बनता है, Cl और Cl, क्लोरोफार्म ऐसे बनता है। अगर इसके साथ क्या करते हैं, हम H प्लस बनाते हैं। जैसे एसीटोन क्या करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर H, इसके साथ क्या करता है, वो जो CH3 एसीटोन जो बनते हैं, इसके बीच में जो बंध बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बंध बन रहा है, बंध मजबूत बन रहा है। ये जो बंध बन रहा है, ये बंध मजबूत बन रहा है, और मजबूत बंध होने के कारण ही क्या होता है, इसमें वाष्प दाब कम होता है। और वाष्प दाब कम किसमें होता है, ऋणात्मक विचलन में ही। ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब कम होता है, और वाष्प दाब अधिक की बात करें तो ये क्या होता है, धनात्मक विचलन के उदाहरण में होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि धनात्मक विचलन में क्या होता है, वाष्प दाब अधिक होता है, और ऋणात्मक विचलन के में क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगली बार उसको देख लेंगे। आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद क्लासें स्टार्ट की जाएंगी, फिर अपने टॉपिक पे बाद में बात किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन।